वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पर बेस्ड डेरिवेशंस बताने वाली हूँ। क्या है वो थ्योरम? गॉस थ्योरम। ये क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है और इस पर बेस्ड तीनों डेरिवेशंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं डिराइव करने के लिए, या उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होता है या ग्राफ्स। तो गॉस थ्योरम पर बेस्ड तीनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। शुरू से आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए डिराइव करते हैं गॉस थ्योरम की हेल्प से एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब गॉस थ्योरम बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और क्या कहती है कि कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है उस सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स। हमें इनफाइनाइट प्लेन शीट से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फ्लक्स का फार्मूला वो तो हमें गॉस थ्योरम से पहले भी पता है कि अगर E डॉट डी एस लिखा जाए तो ये फ्लक्स का फार्मूला है। E और डी एस दोनों एरिया और वेक्टर, और E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। क्लोज सरफेस है तो आपने इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल लगा दिया। गॉस थ्योरम क्या कहती है? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस कितना होता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। तो आपने चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब गॉस थ्योरम से कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जान लेते हैं कितना भी लिंक है उस सरफेस से। क्योंकि गॉस थ्योरम में सरफेस एरिया अगर इर्रेगुलर सरफेस है तब तो हमें लेना ही नहीं है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर हम क्यू इनक्लोज्ड निकाल लें और क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट को फ्लक्स के बराबर कर दें, दोनों ही ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए हम ऐसी सिमेट्रिकल आर्बिट्रेरी सरफेस जो चूज़ करते हैं, जो सरफेस जिस पर गॉस थ्योरम एप्लीकेबल हो, गॉसियन सरफेस। यहाँ पर कैसी माने? देखिए, यह आपने इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट मानी है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ भी गॉसियन सरफेस हम सिलिंड्रिकल लेंगे। उसकी एक एंड सरफेस जो होगी, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को हम उस सरफेस के सेंटर पर मानेंगे। तो सिलेंडर के एक एंड के सेंटर पर वो पॉइंट भी है और वो सिलेंडर का मिड पॉइंट इस सरफेस के अंदर से गुजर रहा है, तो उसके अंदर कितना चार्ज कंटेन्ड है वो निकाल लेंगे, वही होगा चार्ज इनक्लोज्ड। इसी से उतनी ही दूरी पर दूसरा पॉइंट, उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, जो भी प्लेन है उस सरफेस से इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड इस तरफ होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसी डिस्टेंस पर अगर दूसरी तरफ है तो उधर से भी आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस कैसी मान ली? ऐसा सिलेंडर जो उस सरफेस के थ्रू होकर जाए और जिसके दोनों एंड्स पॉइंट से गुजरे, जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पर निकालनी है। मान लिया आपने कि ये जो डिस्टेंस है इस सिलेंडर की वो हाफ ऑफ द लेंथ वो L है। अब इसका सरफेस एरिया एंड सरफेस का DA है। इलेक्ट्रिक फील्ड और DA दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, तो E डॉट डी एस ई डी ए कॉस थीटा, तो ये क्या होगा? EA। अगर हम मान लें कि पूरा सरफेस एरिया जो सिलेंडर के एंड की सरफेस का है ये वाला, ये A है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया A। एक बात यहाँ बता दूं कि गॉसियन सरफेस ऐसे सेलेक्ट करते हैं, उस सरफेस के इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इस पॉइंट पर है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और उसको कैसे लिखा जाता है कि आप E को बाहर भी लिख सकते हैं। अगर आप E को बाहर लिख सकते हैं तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? E और क्लोज इंटीग्रेशन ds। अब वो ds क्या हो गया? ये पूरा सरफेस एरिया वो मान लेते हैं A। नहीं पता हमने कितना सरफेस एरिया लिया है इस एंड का, तो इसी को हम लिख सकते हैं EA। अब ये एक साइड का EA हो गया, इधर भी उसी पॉइंट पर पूरी गॉसियन सरफेस में सिलेंडर के दूसरे एंड पर भी कितना हो गया? सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस EA। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? तो फाई नेट हम कितना लिख सकते हैं? 2EA। कर्व्ड सरफेस के लिए क्यों नहीं लिखा? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर होगा और सरफेस एरिया क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार्ज जो इसके सिलेंडर के अंदर से गुजर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ये सरफेस एरिया हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। कर्व सरफेस के लिए देख रहे हैं कि जो सरफेस एरिया एंड वाले सरफेस का था वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था, और यहाँ पर क्या होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, लेकिन कर्व सरफेस का एरिया होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी 90 डिग्री हो गया, तो E डॉट डी एस 0 हो गया। तो कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स लिंकेज नहीं। किसकी वजह से होगी? केवल एन सरफेस की वजह से। वो कितनी हो गई? 2EA, यही नेट फ्लक्स हो गया। तो 2EA इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपने लिख दिया यहाँ पर। कैसे निकालेंगे कि क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट में क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू क्या रखें? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू अपॉन एरिया होती है। जैसे लाइन चार्ज में लीनियर चार्ज डेंसिटी थी लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, वैसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी पूरी स्फेरिकल जो ये यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए एरिया पर क्यू चार्ज है, तो क्यू इनक्लोज जो इतना है वो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 2EA इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी आप देखिए कि A से ये एक्सप्रेशन फ्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं तो यहाँ पर n कैप वेक्टर लगा दीजिए। प्लस चार्ज के लिए क्या होगा? शीट से परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। एक और ख़ास बात कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट का ग्राफ बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, आप फॉर द क्लोज पॉइंट्स जो डिस्टेंस ज़्यादा दूर ना हो शीट से, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये अगर आप R लेते हो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है सरफेस से दोनों तरफ नियर द सरफेस। ये हो गया एक्सप्रेशन।